हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। जीएसटी जब आप सीखते हैं तो कई सारी चीज़ें आपके सामने आती है और उन्हीं में से एक चीज़ होती है आरसीएम। ये नाम काफ़ी डरावना सा लगता है, स्पेशली वो लोग जो जीएसटी के जानकार हैं। ये 2017 से ही जब से भारत में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, आरसीएम सबके गले की घंटी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं समझ नहीं आता साहब कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या और इसमें क्या करना होता है। तो आज की वीडियो आई एम डैम श्योर अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे जो शायद आपको इससे पहले नहीं पता था। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, और कौन कौन सी वस्तुओं पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। आज मैं गुड्स के ऊपर बातें करूंगा सिर्फ, इसमें कुछ नोटिफाइड सर्विसेज भी होती है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको आरसीएम की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जीएसटी जब आप पढ़ते हैं तो जीएसटी हमेशा टॉपिक बाय टॉपिक जीएसटी के प्रोविजंस हम लोगों को पढ़ने होते हैं। उसी में से एक टॉपिक होता है जो बिल्कुल बिगिनिंग में हमें सिखाया जाता है, वो होता है लेवी ऑफ टैक्स। ब्रैकेट में अगर मैं इसको टैक्स नाम नहीं दूं, जीएसटी भी नाम दे सकता हूं। यानी जीएसटी की जो लेवी है, लेवी का मतलब होता है जीएसटी लगता किस पे है। लेवी का मतलब जीएसटी किसको, गवर्नमेंट को चुकाना होता है। तो लेवी ऑफ टैक्स जब आप पढ़ते हो तो इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आते हैं, इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा कॉन्सेप्ट? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम जीएसटी किसको चुकाना है उसकी बातें कर रहे हैं तो आपको ये सारी तीनों कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताने वाला हूं इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम सब जानते हैं, जैसे आज मान लो ये है अरुण, अरुण यानी मैं, एक कस्टमर है, गया दुकानदार के पास, दुकानदार को बोला कि साहब मेरे को एक लैपटॉप चाहिए। मान लो कंप्यूटर वाले का नाम है नाइस कंप्यूटर। ये आपका दुकानदार हो गया, ये ग्राहक हो गया, राइट। तो जीएसटी में जो बेचने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? सप्लायर। और जो खरीदार होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेसिपिएंट। याद रखिएगा। तो इस केस में ये जो बेचने वाला व्यक्ति है नाइस कंप्यूटर, ये सप्लायर है, और जिसको बेच रहा है वो रेसिपिएंट है। मान लो अरुण को एक लैपटॉप खरीदना है साहब। नाइस कंप्यूटर वाले ने बोला है कि ये जो भी पसंद किया है मैंने लैपटॉप, उसका उन्होंने मुझे प्राइस बताया कि साहब ये लैपटॉप आपको 30,000 प्लस टैक्स में पड़ेगा। तो लैपटॉप की प्राइस उसने बताई 30,000, लेकिन उसने साथ में क्या जोड़ दिया? जीएसटी जोड़ दिया। सपोज 18%। तो 30,000 का 18% कितना होता है? 5400 रुपए, राइट। 5400 ही होता है। यानी टोटल मिला के आपको लैपटॉप कितने में पड़ रहा है? 35,400 रुपए में पड़ रहा है, राइट। ये आपका टोटल प्राइस हो गया, इनवॉइस वैल्यू कहते हैं इसको। अब आपको ये समझना है कि यहां पर ज्यादातर केसेस में क्या प्रैक्टिस होती है। ज्यादातर केसेस में ये प्रैक्टिस होती है कि हमेशा बेचने वाला आपको जब बिल बना के देता है, जिसे हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस, सप्लायर आपको जैसे बिल बना के दे रहा है, वो उस बिल में क्या जोड़ रहा है? टैक्स जोड़ रहा है। और वो आपसे पूरा 35,400 ले रहा है। 35,400 में से टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लायर की है। याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट को पे करेगा सप्लायर। इसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। और मैक्सिमम केसेस में आपको यही देखने को मिलता है कि आप कुछ भी खरीदोगे, सामने वाला आपसे टैक्स लेगा, बिल में टैक्स जोड़ेगा, और आप वो उसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को जाके टैक्स दे, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो जीएसटी में जाके पहले रजिस्टर्ड हो गए, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों को गवर्नमेंट को डिक्लेयर करे, बताए। ये जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। कौन से मैकेनिज्म में? फॉरवर्ड चार्ज में, याद रखिएगा। लेकिन एक मैकेनिज्म ऐसा भी है जिसमें यह मामला आता उल्टा। अब इस पिक्चर में आप समझिए, ये पिक्चर में मैं हल्का सा बदलाव कर रहा हूं। इस पिक्चर में मान लो यहां पर मैं डाल रहा हूं मोहनलाल, एक फार्मर है।
और इधर मैं लिख रहा हूं अरुण प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। मोहनलाल बेचने वाला, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, सप्लायर। और अरुण प्राइवेट लिमिटेड खरीदने वाला है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कंपनी खरीदने वाली, इसको मैं क्या बोलूंगा, रेसिपिएंट। ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, एक बिजनेस है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसके पास GSTIN है, जबकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, URP कह सकते हैं हम। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, राइट। मोहनलाल के खेतों में यूकेलिप्टिस, आपने नाम सुना होगा, नीलगिरी एक पेड़ होता है जो बाम बनाने में इस्तेमाल होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो यूकेलिप्टिस का पैदावार होता है और वो उस यूकेलिप्टिस से क्या निकालता है, तेल निकालता है। और वो ऑयल अरुण प्राइवेट लिमिटेड खरीदती है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं, यूकेलिप्टिस ऑयल जो है एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी में आता है। HSN कोड भी बता देता हूं इसका मैं, दिस इज द HSN कोड ऑफ यूकेलिप्टिस ऑयल। एक फार्मर अपने खेतों में, अपनी जमीन पर यूकेलिप्टिस के पेड़ की खेती करता है, वहां से वो उसका ऑयल प्रोड्यूस करता है अपने घर पर, और ऑयल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सेल करता है। वो कंपनी GST में क्या है, रजिस्टर्ड है। और ये कंपनी उस ऑयल से आयुर्वेदिक मेडिसिन या बाम मैन्युफैक्चरिंग का इनका बिजनेस है, बाम बनाती है, उसमें वो ऑयल एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी में। तो इस केस में याद रखिएगा, मान लो यहाँ पर ये ऑयल टोटल मिलाकर इन्होंने मान लो 1 लाख रुपए की वैल्यू का बेचा है। तो देखिए फार्मर तो GST में एग्जेम्प्टेड होता है, रजिस्टर्ड होता नहीं है। तो वो तो सप्लायर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो GST लेगा नहीं। तो वो तो टोटल कितने का बिल बना के देगा, 1 लाख का बिल बना के देगा, आप समझिए। और इस 1 लाख पर GST चुकाने का दायित्व सामने से चल के इस 1 लाख पर, याद रखिएगा यूकेलिप्टिस ऑयल पर 12% GST लगता है। तो 12% यानी 12,000 रुपए गवर्नमेंट को कौन चुकाएगी, रेसिपिएंट चुकाएगा। सर लेकिन बेचने वाले ने तो आपसे नहीं लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट को नोटिफाइड गुड्स की कैटेगरी में डाला हुआ है, जिस पर अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ये प्रोडक्ट खरीदेगा, ये सर ये क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट है जिन पर अभी अपन बातें करेंगे डिटेल में, लेकिन ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो फिर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को GST सामने से चल के देना होता है। इसे हम कहते हैं RCM। देखिए पहला केस मैंने किसका बताया, FCM का बताया। दूसरा केस मैंने किसका बताया, RCM का बताया, याद रखिएगा, दिस इज RCM। और FCM और RCM में एक और डिफरेंस होता है। FCM में जो टैक्स आपको चुकाना है 5400 रुपए सप्लायर को, अगर सप्लायर के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी हुई है, उसके क्रेडिट लेजर में ITC के बैलेंसेस हैं, तो सप्लायर अपनी इस टैक्स लायबिलिटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकता है, याद रखिएगा। लेकिन जो RCM होता है 12,000 रुपए, आपके पास भले ही आपकी इनपुट पड़ी हुई है आपकी बुक्स में, लेकिन आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से चुकाना होता है। यानी RCM की लायबिलिटी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, एक बार तो आपको कैश में चुकानी पड़ेगी, बाद में आप उसकी इनपुट सेम मंथ में क्लेम करके ITC क्लेम कर सकते हो, लेकिन लायबिलिटी का कैश में भुगतान करना अनिवार्य होता है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, याद रखिएगा। एक और केस बताता हूं मैं आपको। सर आप इतने सारे केस बता रहे हो, याद नहीं रहेंगे, इसलिए वीडियो अवेयर के रखना, संभाल के रखना, अपनी वीडियो लिस्ट में इसको शामिल कर देना, ताकि आप जब जब भी देखो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। एक केस और होता है, अभी जैसे हमने क्या किया, हमने मोहनलाल और अरुण प्राइवेट लिमिटेड का रिश्ता देखा। अब हम एक रिश्ता और देखते हैं, सैमसंग, नाम तो सुना ही होगा आपने, एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। अमेजॉन, ये भी नाम सुना होगा, एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। अरुण शर्मा, ये भी नाम सुना होगा, राइट, एक आम आदमी। तीनों के बीच में रिश्ता बन रहा है, क्या बन रहा है कि ये लैपटॉप सैमसंग का लिया जरूर है, किसने, अरुण शर्मा ने, लेकिन कहां से लिया है, ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से लिया है। इसका मतलब ये हो गया, ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे वो लैपटॉप कैसे आया होगा,
वो लैपटॉप सैमसंग ने दिया होगा किसको? अमेजन को, कि भैया मेरे लैपटॉप आपके प्लेटफॉर्म से बेचो। दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है एक कनेक्शन बना, और ये कमीशन इसमें अमेजन को मिल रहा होगा। अमेजन यहाँ थर्ड पार्टी है, याद रखिएगा। एक्चुअल में जो दो पार्टियां हैं, सप्लायर इसमें कौन है? सैमसंग है। तो सप्लायर सैमसंग है, लेकिन रेसिपिएंट रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट अरुण शर्मा है। और अमेजन की क्या भूमिका है? थर्ड पार्टी है। अमेजन यहां लैपटॉप सेल करने वाला है जो कि सैमसंग से उसको दिया गया था, और जो अमेजन है वो ये लैपटॉप जब बेचेगा अरुण शर्मा को, तो जो जीएसटी देने की जिम्मेदारी है इसके ऊपर, लैपटॉप पे जो भी रेट से जीएसटी देना, मान लो 5400 रुपये जीएसटी है, 30,000 का लैपटॉप है, 18%, तो ये 5400 रुपये गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? अमेजन पे करेगा। इससे हम कहते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। ये 3 तरीके की लाइबिलिटी होती है, याद रखिएगा। दिस इज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आती है जब आप, कोई वेंडर अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से सेल करते हैं, उसे कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल करते हैं। ऐसे केस में थर्ड पार्टी यानी वो बीच का जो मीडिएटर पार्टी है जिसके प्लेटफॉर्म से वो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उसको जीएसटी चुकाने का जिम्मेदारी होता है। सप्लायर को नहीं चुकाना है, रेसिपिएंट को नहीं चुकाना। और एक और बात बताता हूं, सप्लायर को, हालांकि है तो सेल सप्लायर की, तो सप्लायर को ये अपने जीएसटीआर 1 में दिखानी पड़ती है सेल, जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 14 में, याद रखिएगा। सेक्शन 9(5) की सेल में इसको बतानी पड़ती है कि ये मैंने सेल अमेजन के जरिए किया, और वहां पर अमेजन का जीएसटी नंबर भी दिखाना पड़ता है कि ये कौन से थर्ड पार्टी के जरिए आपने ये सेल की है। तो ये बताना होता है कि मैंने इस पार्टी का ये जीएसटी नंबर है, उसके प्लेटफॉर्म से मैंने इतनी इतनी सेल की। सेल तो दिखानी पड़ेगी, अमेजन को भी सेल दिखानी पड़ेगी कि मैंने सैमसंग का इतना सेल किया। अमेजन को बकायदा टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और सैमसंग को भी बताना पड़ेगा कि मैंने अमेजन के जरिए इतना सेल किया। दोनों को अपने रिटर्न में डिक्लेयर जरूर करना पड़ेगा, बट द लायबिलिटी जो चुकाने की है ना जीएसटी, वो किसकी है? अमेजन की है। दिस इज कॉल्ड थर्ड पार्टी लायबिलिटी। सो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में अभी तक एक पूरा चैप्टर सिखा दिया, लेवी ऑफ टैक्स, लेवी ऑफ जीएसटी। जीएसटी चुकाने का दायित्व किसका होता है साहब? तो वेरी सिंपल। अगर कभी अब आपसे कभी कोई इंटरव्यू में भी ये पूछ लेना कि जीएसटी किसको चुकाना होता है, तो बड़ा सिंपल सवाल मत बोल देना आंसर कि सर सप्लायर को देना होता है, सर बेचने वाले को देना होता है। ये आपका आंसर, ऐसा नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन अधूरा है। जीएसटी चुकाने का दायित्व फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर का होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट का होता है, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी में थर्ड पार्टी का होता है, जो मीडिएटर होता है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, जो एग्रीगेटर होता है। ये जो आपके ओला उबेर जो आप देख रहे हो, ये एग्रीगेटर के एग्जांपल है। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऑलराइट, सो अब हम थोड़ा सा, जो हमारा आज का टॉपिक है, नोटिफाइड गुड्स पर आरसीएम, कौन कौन से गुड्स पर आरसीएम लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और ताकि आपको हमेशा पता रहे कि रिवर्स चार्ज किन किन पे लगता है, एप्लीकेबल होता है। ओके, सबसे पहला एग्जांपल है आरसीएम में कैशू नट, याद रखिएगा, काजू। लेकिन अब देखिए, काजू पे रिवर्स चार्ज लगता है, काजू पे जीएसटी 5% लगता है। काजू का HSN कोड भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, 0801, 5% जीएसटी लगेगा काजू पे। काजू क्या काम आता है? काजू की खेती होती है, जो फार्मर, जो एग्रीकल्चरलिस्ट इसका प्रोडक्शन कर रहा है, वो डेफिनेटली ये काजू आगे जाके बेचेगा। भाई आज किसान किसी चीज का प्रोडक्शन करता है, तो ऐसा तो नहीं कि वो अपने स्वयं के कंजम्पशन के लिए वो चीज उगा रहा है, वो चीज मार्केट में बेचने के लिए उगा रहा है। वो तो किसान है एक तरह से, वो तो बिजनेसमैन है, प्रोड्यूस कर रहा है उस चीज को। तो वो आगे जाके किसको बेचेगा? डेफिनेटली किसी बिजनेसमैन को बेचेगा। ऐसे बिजनेसमैन को बेचेगा जो मार्केट में उस काजू को एज ए ड्राई फ्रूट पैक करके बेचने वाला है, या ऐसे बिजनेसमैन को बेचेगा जो उस काजू से प्रोडक्शन करके काजू कतली बनाएगा या काजू के कोई प्रोडक्ट्स बनाएगा। राइट, बहुत सारी चीजों में से काजू से बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, तो वो आगे जाके वो उसे बिजनेस यूज में लेने वाला है। तो आप समझिए,
फार्मर जो होता है ना उसको जीएसटी में नहीं रजिस्टर्ड होना होता, चाहे उसका टर्नओवर करोड़ों रुपए क्यों ना हो। आजकल की जनरेशन खेती करना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स और जीएसटी के बेनिफिट्स गिना दूं, क्योंकि जनरेशन को, आजकल की जनरेशन को शर्म आती है कि साहब हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप फार्मिंग शुरू करते हो तो आपको न तो इनकम टैक्स देना ना जीएसटी देना है, मेहनत लगेगी, लेकिन जो फल मिलेगा ना वो पूरा 100% आपका होगा। सो अगर कोई फार्मर, अगर कोई किसान काजू किसी रजिस्टर्ड पार्टी को बेचता है जिसके पास क्या है, जीएसटी नंबर है, तो उस रजिस्टर्ड पार्टी को रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उस रेसिपिएंट की होगी। जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने किसी किसान से काजू खरीदे 10 लाख रुपए के, 10 लाख पे 5% 50,000 रुपए होते हैं, 50,000 चुकाने का जिम्मेदारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का होगा अंडर आरसीएम, बिकॉज कैश्यू नट नोटिफाइड गुड्स माने जाते हैं अंडर सेक्शन 9(3) के अंतर्गत, इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। अगर बेचने वाला व्यक्ति, देखिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज की प्रोडक्ट क्या है, कि प्रोडक्ट काजू है, काजू पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है। दूसरी चीज बेचने वाला कौन है, बेचने वाला एक किसान है। और तीसरी चीज खरीदने वाला कौन है, खरीदने वाला एक रजिस्टर्ड पार्टी है। तीनों का कॉम्बिनेशन बना तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, तीनों का कॉम्बिनेशन बना तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगला एग्जांपल है तेंदुपत्ते, तेंदु लीव्स। तेंदुपत्ते, बीड़ी रैपर भी कहते हैं इनको, बीड़ी बनती, बीड़ी का जो ऊपर जो रैपर होता है उसे कहते हैं तेंदुपत्ते। दिस इज द कोड, एचएसएन कोड। अगर इसको किसी ने खेती की इसकी और इसको रजिस्टर्ड पार्टी को बेचा, 18% जीएसटी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, खरीदने वाले को टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, तेंदुपत्ते खरीदेगा कौन, कौन खरीदेगा? आज आपने इसकी खेती की, आपसे कौन खरीदेगा? एक रजिस्टर्ड पार्टी खरीदेगी। कौन होगी वो? या तो वो व्यापारी होगा जो आगे वापस सिगरेट या बीड़ी मेकिंग कंपनियों को बेचेगी, प्रोड्यूसर को, या वो स्वयं बीड़ी प्रोड्यूसर होगा, यानी वो प्रोडक्ट जिस भी कमर्शियल प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होगा रॉ मटेरियल की तरह, वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसको जीएसटी आरसीएम में देना पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल, टोबैको लीव्स, तंबाकू, टोबैको लीव्स, तंबाकू, दिस इज द एचएसएन। अगर कोई फार्मर तंबाकू का प्रोडक्शन करता है, महाराष्ट्र चिखली वाला जो, नागपुर चिखली वाला जो बेल्ट है, प्रोडक्शन होता है जबरदस्त तरीके से टोबैको का, तो ये जो तंबाकू की खेती होती है और तंबाकू के पत्ते जब आगे जाके रजिस्टर्ड पार्टियों को बेचे जाते हैं, 5% जीएसटी आरसीएम में उन पार्टियों को देना होता है जो इनको खरीदता है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रेसिपिएंट का जीएसटी में रजिस्टर्ड होना क्या है, जरूरी है, तभी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आप ये भी मान के चलिए, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम लागू ही नहीं होगा। दोनों ही पार्टियां जीएसटी में नहीं रजिस्टर्ड है। आरसीएम की लायबिलिटी तब बनती है रेसिपिएंट की, जब रेसिपिएंट स्वयं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। समझ गए? रो कॉटन, कपास, कपास की खेती बड़ी आम खेती है ना, तो रो कॉटन की आप खेती कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, फार्मर हो, आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को बेच रहे हो, पार्टी को 5% जीएसटी देना पड़ेगा सामने से चल के आरसीएम में। हमारे भी खेत में कपास की खेती होती है, हमारा कपास भी मंडी में बिकने के लिए जाता है, मंडी में बड़े व्यापारी उस कपास को खरीदते हैं जो ऑलरेडी जीएसटी नंबर होता है जिनके पास, तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है उनके ऊपर। जितने भी किसान ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कपास, वो कहाँ जाके बेचते हैं? मंडी में जाके बेचते हैं। तो मंडी में जिन पार्टियों को बेच रहे हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियां, करोड़ों के टर्नओवर है उनके, जीएसटी में वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, 5% आरसीएम में एप्लीकेबल हो जाएगा। उन्होंने आपको 10 लाख रुपए दिए, अगर उस खेती के बदले में, उस कपास के बदले में, उनको 50,000 रुपए आरसीएम देना पड़ेगा। मामला 1 नंबर में होना चाहिए। सर व्हाट इज 1 नंबर? बिल, अगेंस्ट बिल। उन्होंने 1 नंबर यानी उन्होंने अकाउंट से पैसे आपको ट्रांसफर किए, तो डेफिनेटली आरसीएम एप्लीकेबल होगा। समझ रहे? अगला है एसेंशियल ऑयल। अब इसमें 2 कैटेगरी है। देखिए पहली कैटेगरी में कुछ अलग एचएसएन कोड दिख रहे हैं, ये एचएसएन कोड यूकेलिप्टिस ऑयल का है, याद रखिएगा। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। यूकेलिप्टिस ऑयल जो होता है वो आप समझिए, यूकेलिप्टिस की जो खेती करने वाला, एक तरह से ये भी फार्मर ही मान सकते हैं अपन, जो यूकेलिप्टिस के पौधे जिसने अपने फील्ड में, अपने खेत में अपनी उसकी फार्मिंग कर रखी है, वो उसका यूकेलिप्टिस ऑयल को किसी रजिस्टर्ड पार्टी को बेच रहा है। देखिए एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन
किसको सेल कर रहा है? अब जरूरी नहीं कि ये यूकेलिप्टस ऑयल आप एग्रीकल्चरलिस्ट ही हो, आपने किसी से खरीदा और आप अनरजिस्टर्ड और आपने रजिस्टर्ड को बेचा, ये लायबिलिटी रजिस्टर्ड पार्टी पर चली जाएगी। अच्छा, इसमें भी ध्यान देना, दो रेटें आ रही है, 12% और 18%। एसेंशियल ऑयल दो कैटेगरी में बटा हुआ है। ये जो HSN कोड दिख रहे हैं ये यूकेलिप्टस ऑयल के हैं, और ये जो HSN दिख रहे हैं आपको 33012520, ये आपका लेमन ग्रास ऑयल का है। याद रखिएगा, लेमन ग्रास ऑयल का इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में और हर्बल प्रोडक्ट बनाने में। और यहां पर ये जो 30 HSN दिख रहा है ये आपका पेपरमिंट ऑयल का है। याद रखिएगा, पेपरमिंट ऑयल का इस्तेमाल होता है टूथपेस्ट, बाम या फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनाने में बेसिकली। तो ये जो एसेंशियल ऑयल है ये कहीं ना कहीं हम इसको मान सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही है एक तरह से, लेकिन जब कोई रजिस्टर्ड पार्टियों को बेचे जाएंगे तो आप याद रखिएगा ये अलग अलग टैक्स इसमें लेवी हो जाएगा। याद रखिएगा, तो यूकेलिप्टस ऑयल पे 12% है और लेमन ग्रास या पेपरमिंट ऑयल पर 18% एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और आपने किसी अनरजिस्टर्ड व्यापारी से या व्यक्ति से क्या खरीदा है, इसको, इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया। याद रखिए, सिल्क यान, सिल्क का धागा, ठीक है, तो सिल्क पर आपका ये HSN एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसने सिल्क यान मैन्युफैक्चर किया है वो स्वयं GST में नहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने किसको बेचा, एक रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, 5% GST एप्लीकेबल हो जाएगा। याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर सप्लाई ऑफ लॉटरी, देखिए कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉटरी निकालती है और वो लॉटरी वो किसी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को लॉटरी सप्लाई करती है, सपोज एक 10 लाख रुपए की कोई लॉटरी टिकट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने किसी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया, अब 10 लाख पे 28% GST उस डिस्ट्रीब्यूटर को चुकाना होगा। गवर्नमेंट अपना पैसा लेगी, लॉटरी का स्कीम का पैसा लेगी, सिर्फ GST नहीं लेगी, GST चुकाने का दायित्व उस एजेंट का या डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। ये भी RCM में एप्लीकेबल होता है। ऐसी लॉटरी चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या किसी लोकल अथॉरिटी की हो या UT गवर्नमेंट की हो, बेसिकली सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, RCM एप्लीकेबल होगा 28% की रेट से। याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी लॉटरी हो, इसलिए यहां एनी वर्ड यूज हुआ है। उसी तरह से अगर कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, इंडियन रेलवे को छोड़ के अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी यूज्ड व्हीकल या सीज्ड व्हीकल या स्क्रैप सेल करती किसी रजिस्टर्ड पार्टी को, आपने देखा होगा कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये कई सारी गाड़ियां सीज करते हैं और बाद में वो सीज्ड व्हीकल को क्या करते हैं, नीलाम करते हैं। नीलामी में वो गाड़ियां खरीदने कौन आती है, रजिस्टर्ड कंपनी अगर आती है, तो ऐसे केस में उस पर, उन गाड़ियों का अगर कोई टैक्स बकाया होता है तो रिवर्स चार्ज में वो खरीदने वाले को चुकाना पड़ता है। याद रखिए, किसको चुकाना पड़ता है, खरीदने वालों को चुकाना पड़ता है अगर उन गाड़ियों का कोई टैक्स बकाया हो तो। यानी सीज्ड व्हीकल गवर्नमेंट जब किसी को नीलाम करती है, सेल करती है, तो उस पर खरीदने वाले को टैक्स देना होता है। रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए। यहां पर एक वर्ड आप सब समझ लीजिए, रेसिपिएंट में सब सारी जगह पर अब तक क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन। यानी RCM की लायबिलिटी आपकी तभी बनेगी जब आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। देखिए ये एक अलग हो गया केस पूरा का पूरा, क्योंकि दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है। अब आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए RBI के जो नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को, जो बैंक लोन देते हैं, लोन देने को लैंडिंग कहते हैं, लोन लेने को बोरोइंग कहते हैं, तो बैंक जो लोन देते हैं लोगों को, तो उसका एक फिक्स परसेंटेज प्रायोरिटी सेक्टर में बांटा जाना चाहिए होता है। हर बैंक को RBI के नॉर्म्स के अनुसार एक निश्चित परसेंटेज लोन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने, एग्रीकल्चरल लोन देने, MSME लोन देने, छोटे उद्योगों को एजुकेशन लोन देने, हाउसिंग लोन देने, ये प्रायोरिटी सेक्टर है और इनका एक फिक्स परसेंटेज होता है। माना कि मैं मान लूं कि बैंक टोटल अपने जितने भी लोन दे रहे हैं RBI के नॉर्म्स के अनुसार 30% प्रायोरिटी सेक्टर में बांटने लोन, मान लो बैंक 30%। अब कई बार क्या होता है कि बैंक अपने उन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाती और उनका वो परसेंटेज क्या रहता है, कम रहता है। 30% नहीं हो पा रहा है साहब, 25% ही हो पा रहा है। जैसे मान लो
आईसीआईसीआई बैंक का 5% कम पड़ रहा है उस लिमिट को टच करने में, जो लिमिट आरबीआई ने कंपल्सरी कर रखी है, और एचडीएफसी का 5% ज्यादा हो रहा है। एचडीएफसी ने प्रायोरिटी सेक्टर में 35% की लैंडिंग कर दी, तो एचडीएफसी ने 5% ज्यादा कर रखा और आईसीआईसीआई का 5% कम पड़ रहा है। आईसीआईसीआई अगर चाहे तो एचडीएफसी को बोल के उसका जो एक्सेस अमाउंट है वो उससे सर्टिफिकेट ले सकती है। यानी कोई भी ऐसा बैंक, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक सर्टिफिकेट बना के दूसरे बैंक को दे सकती है, याद रखिएगा। दूसरा बैंक उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट को खरीद सकता है और अपनी शॉर्टेज को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। ऐसे में जितनी भी वैल्यू का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट बनेगा, एक्सेस मात्रा में जिस बैंक का हुआ है, वो दूसरे बैंक को उसे क्या करेगा, सेल करेगा। तो खरीदने वाला बैंक उस पर 12% जीएसटी चुकाएगा गवर्नमेंट को, याद रखिएगा। ये भी आरसीएम की एक्टिविटी है, याद रखिएगा। दोनों बैंक जीएसटी में क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे। तो अगर आप आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो फिक्स परसेंटेज है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आपने वो अपनी जो शॉर्टफॉल है वो दूसरे बैंक से परचेज की है एज ए सर्टिफिकेट के रूप में, आपको उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। कितने परसेंट से, 12% से। ऑलराइट, और इसमें लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मेटल स्क्रैप। आप सबको पता होना चाहिए 10 अक्टूबर 2024 से नोटिफिकेशन नंबर 24/2024 मेटल व्यापारियों को जीएसटी में आरसीएम एप्लीकेबल कर दिया है। अगर आप मेटल व्यापारी हैं तो आप मेटल अगर खरीदते हैं और सामने वाला व्यापारी अगर अनरजिस्टर्ड और आप रजिस्टर्ड, 18% की दर से आपको रिवर्स चार्ज देना है, याद रखिएगा। अब इन सारे मामलों में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने नीचे नोट में डाली हुई है कि अगर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है, समझना, अगर आरसीएम एप्लीकेबल हो रहा है, जैसे मान लो आप कपास का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास 200 बीघा जमीन है साहब, 200 ही बीघा जमीन में आपने कपास की खेती की, रो कॉटन उगाया और आपका कपास आप मंडी में बेचने गए, 3 करोड़ रुपए आ रहे हैं साहब, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत भी नहीं है, भले ही आप 3 करोड़ रुपए की सप्लाई है। अगर आप किसी ऐसे गुड्स में ट्रेड करते हैं जिस गुड्स पर नोटिफाइड गुड्स है वो, और जिस पर रजिस्टर्ड पार्टी को क्या देना है, टैक्स देना, खरीदने वाले को टैक्स देना है, ऐसे केस में आपका टर्नओवर भले ही 40 लाख या 20 लाख से ज्यादा हो, आरसीएम में सामने वाले की लायबिलिटी बन रही है, तो आपको उस केस में एफसीएम के अंतर्गत टैक्स देने की जरूरत नहीं और रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत भी नहीं है। देख सकते हैं, मैंने नोट में डाला हुआ है। जनरली इफ सप्लायर्स 100% टर्नओवर फॉल्स अंडर आरसीएम, अगर आपका पूरा 100% टर्नओवर किस में फॉल करता है, आरसीएम में, मतलब आपको टैक्स नहीं देना, किसको देना है, सामने वाली पार्टी को देना है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इवन इफ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख या 40 लाख। दिस इज द नोटिफिकेशन नंबर 5/2027, याद रखिएगा। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये मेटल स्क्रैप सप्लायर के केस में नहीं है। अगर मेटल स्क्रैप सप्लायर का टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस होता है सप्लायर का, तो सप्लायर को रजिस्टर्ड होना होगा और फिर एफसीएम एप्लीकेबल होगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आरसीएम सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब एक छोटा सप्लायर जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है वो किसी बड़े सप्लायर को सप्लाई कर रहा है। जैसे ही वो खुद बड़ा हुआ, जैसे ही उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फिर आरसीएम नहीं एप्लीकेबल होकर एफसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप आपको ये 11 के 11 गुड्स के बारे में क्लियर पिक्चर बनी होगी और आरसीएम के बारे में भी आपकी क्लियर पिक्चर बनी होगी। ऑलराइट, एक चीज और बता देता हूं, एक नियम है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, समझना, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, और अगर रेसिपिएंट जो भी चीज खरीद रहा है उस पर आरसीएम अप्लाई हो रहा है, रिवर्स चार्ज, तो सप्लायर तो आपको बिल तो बना के दे नहीं रहा है, तो उस केस में आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा अपनी बुक में। इसके सेल्फ इनवॉइस कैसे बनाते हैं, टैली में कैसे बनाते हैं, बीजी में कैसे बनाते हैं, आपको इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे सेल्फ इनवॉइसिंग के। आप उसको, उन वीडियो को भी जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि कैसे हम अपने आप को स्वयं को बिल बनाएंगे। ये भी नियम है सेल्फ इनवॉइसिंग का।
ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि आपके पास सारे के सारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपको प्रैक्टिकली जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस या किसी भी तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं अकाउंटिंग के, उनकी ट्रेनिंग लेनी है या प्रॉपर अकाउंटेंट बनना है और कॉम्बो ट्रेनिंग्स लेनी है आपको, तो कॉमर्स हब के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप अच्छे अच्छे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कॉम्बो कोर्सेज, जिनको आप ज्वाइन करके अपना करियर अकाउंटिंग और फाइनेंस में बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।